उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक खार्किव के एक इलाके में रूस के एक ताकतवर टैंक को मिसाइल से ध्वस्त करते दिखे। पिछले कई दिनों से इस इलाके पर ज़ेलेंस्की की सेना फिर से कब्जा जमाने में जुटी है और इसके लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इलाके से रूसी सैनिकों को खदेड़ने के लिए ज़ेलेंस्की की सेना उन पर कहर बनकर टूट रही है। इसी कड़ी में यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंकों को मिसाइल से निशाना बनाया। यूक्रेन ने जो वीडियो जारी किया उसमें मिसाइल हमले के बाद रूसी सेना के एक टैंक के परखचे उड़ते दिखाई दिए। धमाके के बाद वहां आग का बवंडर उठता नजर आया, जबकि उससे निकलने वाले काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। इसी तरह ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने एक और रूसी टैंक को रॉकेट दागकर तबाह कर दिया। इस हमले से पहले रूसी सेना का एक टैंक बड़ी तेजी से उस रिहायशी इलाके में दौड़ता दिखा। देखकर ऐसा लगा जैसे रूसी सैनिकों को इस बात की भनक लग गई थी कि उन पर हमला होने वाला है। इसी वजह से उन्होंने उस टैंक को कुछ पेड़ों के बीच छिपाने की कोशिश की, लेकिन तभी यूक्रेन की सेना ने उस पर मिसाइल दाग दी। इस बीच रूस का सरमत हाइपरसोनिक मिसाइल बिना परमाणु बम के 26 फीट का गहरा गड्ढा कर गई। पिछले महीने रूस ने परमाणु बम दागने वाली अपनी इस ताकतवर मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसका वैसे तो नाम सरमत है, लेकिन अमेरिका जैसे पश्चिमी देश उसे सेटन यानी शैतान कहते हैं। और इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस के कमचत्का में किए गए परीक्षण के दौरान वहां 26 फीट का गहरा गड्ढा बन गया, जबकि परीक्षण के दौरान इस मिसाइल में किसी भी तरह के कोई परमाणु बम नहीं लगाए गए थे। रूस की तरफ से सरमत हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें लॉन्च होने के बाद मिसाइल बड़ी तेजी से आसमान की तरफ बढ़ती दिखी। इस दौरान वहां आग और धुएं का बवंडर उठता नजर आया, लेकिन जब धुआं छटा तो वहां एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। पिछले महीने ही रूस ने यह दावा किया था कि उसकी नई सरमत हाइपरसोनिक मिसाइल अपने एक वार से दुनिया के किसी भी महाद्वीप का आधा हिस्सा तबाह कर सकती है। मतलब यह कि रूस की ये मिसाइल जहां भी गिरेगी वहां तबाही ला देगी। असल में रूस का दावा है कि सरमत हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ उसकी नहीं बल्कि सबसे ज्यादा रेंज वाली पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल है, क्योंकि इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। मतलब यह कि दुनिया का बड़ा से बड़ा शहर रूस की इस मिसाइल की जद में है। दावा है कि रूस की इस मिसाइल को मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है और इसीलिए पुतिन के इस हथियार का मुकाबला मुमकिन नहीं है, क्योंकि सरमत मिसाइल की स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। और तो और ये मिसाइल एक साथ 12 परमाणु बम छोड़ सकती है, जिनमें हर एक बम 550 किलो टन जितना भारी हो सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के जिस बम ने जापान के हिरोशिमा को बर्बाद किया था, उसका वजन सिर्फ 15 किलो टन था। इसी वजह से दावा है कि अगर रूस की मिसाइल एक बार चल गई तो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों का नामो निशान मिट सकता है। वहीं यूक्रेन ने युद्ध में पहली बार चेक रिपब्लिक से मिले घातक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से उसने पूर्वी यूक्रेन में रूस के सैन्य ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमलों का एक वीडियो भी जारी किया और दावा किया कि इस हमले में रूस की सेना के कई ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। हमले की जो तस्वीरें सामने आई उनमें यूक्रेन के सैनिक चेक रिपब्लिक से मिले बेहद खतरनाक और ताकतवर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर RM-70 की मदद से पुतिन की सेना पर हमला बोलते दिखे। हमला शुरू होने के महज 20 सेकंड के अंदर इस हथियार से एक के बाद एक 40 रॉकेट आसमान को चीरते हुए दुश्मन के ठिकानों की ओर उड़ान भरते नजर आए। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे वहां रॉकेट की बरसात शुरू हो गई हो और पूरा इलाका धमाकों की गूंज से थर्रा उठा। दुश्मन पर हमला बोलने से पहले यूक्रेन के सैनिक इस रॉकेट लॉन्चर को उस जगह पर ले जाते दिखे जहां से रूस के सैन्य ठिकानों पर धावा बोलना था। सारी तैयारी होने के बाद लॉन्चर ने रॉकेट की बौछार कर दी। और इस हमले के बाद रूसी सेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि खबर है कि चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को ऐसे करीब 2 दर्जन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर मदद के तौर पर दिए हैं, जिनकी मदद से न सिर्फ 20 सेकंड के अंदर 40 रॉकेट दागे जा सकते हैं, बल्कि एक साथ दागे गए ये 40 रॉकेट करीब 3 हेक्टेयर के दायरे में फैले किसी भी ठिकाने को पूरी तरह ध्वस्त कर सकते हैं, क्योंकि इनके एक साथ फटने से होने वाला धमाका 250 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक से हुए धमाके के बराबर तबाही मचाता है। और इस मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से करीब 20 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकाने पर निशाना साधा जा सकता है। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर इस लॉन्चर से एक बार में एक रॉकेट भी दागा जा सकता है। उधर रूस ने अपनी ताकतवर तोपों की मदद से किए गए ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया, जिसका एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया। हालांकि रूस ने यह नहीं बताया कि ये हमले किस जगह किए गए। लेकिन हमलों का जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस के सैनिक अपनी तोप को हमले के लिए तैयार करते दिखाई दिए।
और तोप में गोले लोड करने के बाद उन्होंने दुश्मन के ठिकानों पर भीषण हमला बोल दिया। कुछ ही मिनटों में रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर कई गोले दागे, जिसकी वजह से पूरा इलाका धमाकों की आवाज से गूंज उठा। रूस ने इन हमलों में अमेरिका से मिली होवित्जर तोप समेत यूक्रेन के 13 टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों, 5 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और हथियारों के 3 गोदाम तबाह करने का दावा किया। इस बीच पुतिन की परमाणु हमले की दर्जनों धमकियों के बाद ब्रिटेन में भी रक्षा विशेषज्ञों ने दावा किया कि अगर रूस ने ब्रिटेन पर परमाणु मिसाइल दागी तो उसे ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिलेगा कि उसके शहर 2 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे। मतलब यह कि रूस के ही शहरों पर इतना ताकतवर परमाणु बम गिराया जाएगा कि दुनिया के नक्शे से उनका नामो निशान ही मिट जाएगा। यह दावा ब्रिटेन के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रॉबर्ट फॉक्स ने एक इंटरव्यू में किया और कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल बहुत ज्यादा मुश्किल खेल है और रूस के जनरल ये जानते हैं। पुतिन की सेना में शामिल कोई भी समझदार शख्स ये बात जानता होगा, क्योंकि परमाणु युद्ध में कोई नहीं जीतता। लेकिन अगर पुतिन ने परमाणु हथियार इस्तेमाल किया तो भगवान हमारी रक्षा करे। लेकिन फिर रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर और उसकी राजधानी मॉस्को भी 90 सेकंड के अंदर साफ हो जाएंगी। असल में ब्रिटेन की सेना के 9 ऐसे ठिकाने हैं जिन पर अगर रूस ने परमाणु मिसाइल छोड़ दी तो 20 मिनट में उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। हालांकि रूस की उन परमाणु मिसाइलों से निपटने के लिए ब्रिटेन के पास भी ऐसे डिफेंस सिस्टम हैं जिनसे वो रूस की मिसाइलों को वार करने से पहले ही मार गिरा दे। वहीं तीखे तेवर दिखाकर तुर्की ने अपने मिलिट्री अलायंस नेटो को ही बुखार दिया हुआ है। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि कहीं यूक्रेन के युद्ध में तटस्थ रहने की कोशिश में लगा तुर्की रूस के ही पाले में न चला जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले ही उसकी कुछ नेटो देशों से ठनी पड़ी है और अब वो स्वीडन और फिनलैंड जैसे रूस के पड़ोसियों के नेटो में शामिल होने की कोशिश पर भी अड़ंगा लगा चुका है। यही वजह है कि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि रूस और यूक्रेन की जंग में तुर्की ऐसा विभीषण न साबित हो जाए जो नेटो की नैया ही ले डूबे। असल में किसी भी देश को नेटो का सदस्य बनने के लिए उसके मौजूदा 30 सदस्यों की मंजूरी लेनी जरूरी होती है और तुर्की स्वीडन और फिनलैंड पर उसके यहाँ आतंक फैलाने वाले कुर्द लड़ाकों को पनाह देने का आरोप लगाता रहा है। इसीलिए वो उनकी नेटो की सदस्यता के खिलाफ खड़ा हो गया है। असल में तुर्की ऐसा देश है जो इस जंग में जमकर मलाई खाने में लगा है। वो दोनों तरफ से खेल रहा है, यूक्रेन की तरफ से भी और रूस की तरफ से भी। तुर्की यूक्रेन को अपने बारकताश ड्रोन जैसे हथियार देकर उसकी मदद भी कर रहा है, लेकिन साथ ही वो रूस के भी साथ खड़ा है। क्योंकि न तो तुर्की ने अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों की तरह रूस पर प्रतिबंध लगाया और न ही उसने रूस के विमानों के लिए अपनी हवाई सीमा बंद की। यहाँ तक कि तुर्की रूस से गैस भी ले रहा है, जबकि रूस अपनी गैस बेचकर कमा रहा मुनाफा यूक्रेन के युद्ध में लगाने में जुटा है। इतना ही नहीं, 3 साल पहले तो तुर्की ने रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदकर अपनी टीम के अमेरिका जैसे देश तक को नाराज कर दिया था। मतलब तुर्की सदस्य नेटो का है, लेकिन डिफेंस सिस्टम जैसा अहम हथियार उसने खरीदा नेटो के दुश्मन रूस से। तुर्की नेटो में तो है, लेकिन उसके तेवर किसी बागी की तरह रहे हैं। वो भले ही नेटो का हिस्सा है, लेकिन उसकी कुछ नेटो देशों से खास नहीं बनती। खास तौर पर अपने पड़ोसी और नेटो के दूसरे सदस्य ग्रीस से तो उसका एजियन सागर में 36 का आंकड़ा चल रहा है। बल्कि पिछले महीने तो खबर आई थी कि तुर्की के लड़ाकू विमानों ने ग्रीस की हवाई सीमा के नजदीक उड़ान भी भरी थी। और तो और फ्रांस से भी तुर्की के रिश्तों में खटास है। इतना ही नहीं, तुर्की कई बार नेटो देशों की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में ही हिस्सा लेने से इनकार कर चुका है, जबकि नेटो के मकसद को पूरा करने के लिए उसके संयुक्त सैन्य अभ्यास काफी मायने रखते हैं। क्योंकि नेटो का संविधान ही कहता है कि अगर उसके एक भी सदस्य पर हमला हुआ तो नेटो के सभी 30 देशों को अपने साथी की मदद करनी होगी और इसीलिए नेटो देश मिलिट्री ड्रिल करते रहते हैं। और तो और वो नेटो से निकलने की धमकी तक दे चुका है, लेकिन फिर भी नेटो ने तुर्की को अपने सिर माथे क्यों बिठाया हुआ? तो रूस का पड़ोसी तुर्की नेटो के लिए काफी अहम है। उसकी सबसे बड़ी वजह है दुनिया के नक्शे पर तुर्की की लोकेशन। तुर्की नेटो के दक्षिण पूर्वी बॉर्डर पर, यानी यूरोप के आगे पश्चिम एशिया में और भूमध्य सागर तक नेटो की पहुंच बनाने में तुर्की बेहद जरूरी है। तुर्की की यह लोकेशन शीत युद्ध के दौरान नेटो के लिए काफी अहम साबित हुई भी। इतना ही नहीं, तुर्की नेटो के लिए काला सागर में घुसने का रास्ता है। असल में आज से 86 साल पहले हुई एक संधि की वजह से तुर्की के पास काला सागर का कब्जा है। 1936 में ये मोन्ट्रे संधि हुई, जिसके तहत तुर्की को काला सागर की अहम स्ट्रेट पर कंट्रोल मिल गया। इस संधि के मुताबिक तुर्की यात्री और माल ढुलाई करने वाले जहाजों को काला सागर से गुजरने की इजाजत देता है, लेकिन इसके साथ ही उसके पास ये ताकत भी है कि अगर युद्ध छिड़ जाए और उस युद्ध में तुर्की शामिल न हो
तो वो युद्ध लड़ रहे देशों के जंगी जहाजों के लिए काला सागर की उन स्ट्रेट को बंद कर सकता है। यह है सारा खेल। और फिर तुर्की नेटो का वो सदस्य है जिसके पास अमेरिका के बाद इस मिलिट्री अलायंस में दूसरी सबसे बड़ी सेना है, और तो और वो नेटो के लिए जमीन पर और समंदर में अड्डे भी मुहैया करा सकता है। ऐसे में नेटो तुर्की जैसे देश को रूस और चीन के खेमे में जाने का रिस्क कतई नहीं उठा सकता।